हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ये है रोटेशनल मोशन वाला पार्ट। पिछला पार्ट था सर्कुलर मोशन। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन को भी पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना जरूरी है। तो उसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हेडिंग दे दो, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया ये वर्ड आया हुआ था, हमको क्लास 9th में आया था। ठीक है, अब उसी को हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, उसको थोड़े उसके कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। हमको पता है लीनियर मोशन में, ओके, जो लीनियर मोशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट के पास में दो स्टेट्स होती है। देयर आर टू स्टेट्स मूवी नहीं, ओके, ऑब्जेक्ट की टू स्टेट्स। सबसे पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। कुछ लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, हम लोग उसको मोशन कहेंगे। ठीक है, हमको पता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। दो में से कोई भी एक स्टेट में हो सकता है वो। ठीक है, हाँ, लेकिन जब वो स्टेट चेंज करता है, मतलब रेस्ट से मोशन में आता है या फिर मोशन से रेस्ट में आता है, तो उस केस में बॉडी क्या करती है, अपोजिशन ऑफर करती है। यानी वो इतने आसानी से अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। जब भी बॉडी का क्या चेंज होते रहता है, स्टेट। जब भी बॉडी का स्टेट चेंज होते रहेगा तो बॉडी उस स्टेट के चेंज को अपोजिशन ऑफर करेगी, और उसी स्टेट चेंज के अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज ऑफ स्टेट इन लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन में अभी हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। ओके, रोटेशनल मोशन पे आएंगे हम लोग। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया यानी क्या है, बॉडी की टेंडेंसी है। काय की टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी है, टू अपोज। किसको अपोज करना है, चेंज ऑफ स्टेट को। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया के एक रूल है, वो क्या, कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। यानी ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, साइकिल का इनर्शिया कम है ना। तो ट्रक का स्टेट चेंज करना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, साइकिल का स्टेट चेंज करना है बस हैंडल पकड़ो, फेंको, स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रक का दरवाजा पकड़ा, फेंका, तो ट्रक मोशन में आएगा क्या, नहीं। ट्रक कहेगा मेरा मास ज्यादा है, तो इनर्शिया भी ज्यादा है, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, सबको कंसेप्ट ध्यान में आया। ये था क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब इनर्शिया के टाइप्स भी होते हैं, ये हम लोगों को अभी डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, नाउ हमारा टॉपिक जो है दैट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में जो काम होता है, जो लीनियर मोशन में इनर्शिया का काम था, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट के पास में रोटेशनल मोशन में दो स्टेट रहेंगी, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और एक स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इसके बीच में जो इनर्शिया रहेगा, यानी इसके बीच में जब स्टेट चेंज होगी तो बॉडी क्या करेगी, अपोजिशन ऑफर करेगी। उस अपोजिशन को हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं लिखना है हमको, है ना। हमको लिखना है जो हमारे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी गई है, इट वाज फाउंड, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, तो इट वाज फाउंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं, ये डेफिनेशन लिख लो पहले। ओके, देखो सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहां पे बहुत सारे पार्टिकल, हम लोग समझेंगे कि ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है। ये M1 मास है, ये M2 पार्टिकल है जिसका मास M2 है, ये पार्टिकल है M3 जिसका मास है, ये nth पार्टिकल है जिसका मास है Mn। ठीक है, इन सबके डिस्टेंस देखो क्या है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है Rn। ठीक है, तो ये सभी के डिस्टेंसेस है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ये कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, दैट इज सम यानी क्या, एडिशन ऑफ, काय का एडिशन है, मास का और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। उसका डिस्टेंस M1 का डिस्टेंस कितना है, R1, तो उसका स्क्वायर, अगेन M2 R2 स्क्वायर टिल Mn Rn स्क्वायर। ठीक है,
समझो सबको? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग समेशन mi/ri² i इक्वल टू 1 to n, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला। ओके, समझ में? अब हो सकता है कि मास एक ही दिया रहे dm, है ना, ये पार्टिकल के जगह एक मास दिया रहे dm। ओके, मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। यहां पे देखो, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, AOR, ये एक ही मास है dm और इसका डिस्टेंस है r। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये दूसरा फॉर्मूला भी लिख के रख लो, इंटीग्रेशन dmr², है ना। इंटीग्रेशन लेना है किसका? dm इंटू r²। मास कितना है dm, डिस्टेंस कितना है r², और इंटीग्रेशन लेना है क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास इन लीनियर मोशन। यानी जो मास का काम था लीनियर मोशन में, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम था रोटेशनल मोशन में। ये हमको एक्सप्लेन करना है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स का आंसर है, ये समझ के लेंगे। देखो, हमको पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये जो है इन्होंने रिप्लेस किया था किसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, लीनियर वेलोसिटी v और लीनियर एक्सेलरेशन a, है ना। काइनेमेटिकल इक्वेशंस में अपन ने पढ़ा था, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, लीनियर मोशन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, उसमें s, v और a के जगह अपन ने थीटा, ओमेगा और अल्फा रखा था। ठीक है, ये उसके एनालॉगस क्वांटिटीज थे। इनके एनालॉगस क्वांटिटी ये थे रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में। सिमिलरली टॉर्क इज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स, है ना। जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में है, वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक्सप्रेशंस फॉर लीनियर मोमेंटम यानी पी का फॉर्मूला क्या है बेटा? mv है ना, पी का फॉर्मूला mv। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v²। तो तीनों, ये जो तीनों एक्सप्रेशंस हैं P, F और KE के, लीनियर मोमेंटम, फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में, तीनों में मास आ रहे हैं। इंक्लूड्स मास एज अ कॉमन टर्म, तीनों में मास है। देखो यहाँ पे m आया, यहाँ पे m आया, यहाँ पे m आया। तो इसीलिए हेंस इन ऑर्डर टू हैव देयर रोटेशनल एनालॉग, यानी इनका रोटेशनल एनालॉग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट्स एज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, है ना। कौन एक्ट कर रहा है? मास के जगह कौन आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये हम लोग इन तीनों के एक्सप्रेशन देखेंगे, है ना। तीनों के जब एक्सप्रेशन देखेंगे आगे, मोमेंटम के जगह लीनियर मोमेंटम आएगा, फोर्स के जगह टॉर्क आएगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आगे हमको आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन तभी आना चाहिए, तब बहुत बेटरली समझाया जा सकता है, बट अपने सिलेबस में पहले दिया है। तो तुम ये सारे पॉइंट्स अभी लिख लो, जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो तुमको ध्यान में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। हाँ, अब ये डेरिवेशन आ गया। चलो, पहला डेरिवेशन अभी आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। हम लोग क्या करेंगे ना, एक बॉडी कंसिडर करेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे मासेस हैं, तो हमने कुछ कंसिडर किए, m1, m2, m3 टिल mn, ऐसे कुछ हमने पार्टिकल कंसिडर किए। हर एक के डिस्टेंसेस अलग अलग है ना। m1 का डिस्टेंस r1 है, m2 का r2, m3 का r3, mn का rn, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसका हर पार्टिकल भी गोल घूम रहा है,
तो रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन हो गया, रिजिड बॉडी का जो मोशन हो गया वो रोटेशनल मोशन हो गया, और हर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो गया। तो हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगा। सुनना ध्यान से, जो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी वो हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा और mn का भी ओमेगा। लेकिन हर एक का क्योंकि डिस्टेंस अलग है तो हर एक की लीनियर वेलोसिटी अलग रहेगी। लीनियर वेलोसिटी हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर, ये v1, ये v2, ये v3, ये vn। वेलोसिटी हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हमारा पहला एक्सप्रेशन बन गया कि जो v1 है ये r1 ओमेगा रहता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद है पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। ओके, v2 जो है ये r2 ओमेगा, v3 जो है ये है r3 ओमेगा, टिल vn जो है ये है rn ओमेगा। ठीक है, समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ m1 v1 का स्क्वायर कितना आ गया? r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे हम लोग? हाफ m2 v2 स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें याद रखना ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं डालना, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, तो सिमिलरली nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ mn rn स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है के ई ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल टिल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल बोल दूं। सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टिल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कॉमन क्या निकला? हाफ, ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उधर से कॉमन निकाला। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझा? तो लेकिन ये जो टर्म है ये किसकी टर्म है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म है, अभी लिख के दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके पहले वाला पॉइंट समझाता हूं। काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में कितनी आई थी? हाफ एम वी स्क्वायर आई थी। ये काइनेटिक एनर्जी कौन से मोशन में आई थी? है ना, ये आई थी लीनियर मोशन में। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी किस में आई? रोटेशनल मोशन में। मुझे एक बात बताओ यहां पे कि हमने तो ऑलरेडी सीखा है काइनेमेटिकल इक्वेशन में v ने किसको रिप्लेस किया, सॉरी ओमेगा ने किसको रिप्लेस किया था? v को, यानी जहां v था वहां ओमेगा आ गया था, किसमें? रोटेशनल मोशन में। तो सिमिलरली जहां m है लीनियर मोशन में उसके जगह कौन रिप्लेस हो गया? i, यानी जो काम m का था किसमें? लीनियर मोशन में, वही काम किसका है? i का। किस मोशन में? रोटेशनल मोशन में। ओके, तो एक्चुअली m यानी क्या था? मेजर ऑफ इनर्शिया। तो i यानी क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना होता है? दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। If mi replaces mass m and angular speed omega replaces linear speed v, rotational kinetic energy का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
इज एनालॉगस, है ना, ये एनालॉगस है किसको, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। दस आई इज डिफाइंड टू बी रोटेशनल इनर्शिया, और जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एम इनर्शिया का काम करता था, ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही तो इसकी खास बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या काम करता है, वही काम करता है जो मास लीनियर मोशन में करता है, यानी इनर्शिया के बारे में बताने का। तो हमको यह पता होना जरूरी है अब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले डिपेंड करता है इंडिविजुअल मासेस पे, यानी मास ऑफ द बॉडी पे। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मासेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और तीसरा, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हो सकता है ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 3, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, समझ में आया। सो अगर ये क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये 3 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। ओके, क्लियर विद दिस। चलो अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पे। एक्चुअली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे बुक में, बट मैं इसको डिराइव करके बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट में डिराइव ही कर लेते हैं, है ना। रिंग वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका थिकनेस बहुत कम होता है ना, और जिसका मास जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, यानी हर जगह मास आर दूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये दिख नहीं रहा है, मैंने 2D में बनाया इसलिए, नहीं तो तुम बोलोगे सर हर डिस्टेंस आर नहीं है, 3D में इमेजिन करने का कोशिश करो, ठीक है। अब सपोज यहां पे, अब मैं इसको हटा देता हूं, तुमको समझ में आ गया, नहीं तो ठीक है रहने देते इसको। अब सपोज ये एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है, रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है। ये रिंग का रेडियस कितना है बेटा, आर। ये रिंग का रेडियस कितना है, आर। अब क्योंकि रिंग रोटेट कर रहे हैं, रिंग एक रिजिड बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। कैसे, देखो रिंग के ऊपर हम लोग एक छोटा सा मास कंसिडर करेंगे, छोटा सा टुकड़ा, है ना, और ये मास है लेटर से dm, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm कितना रहेगा, di इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से गिनना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm का डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। अब ये हो गया छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, सारे di का इंटीग्रेशन रहेगा। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुम ऐड कर लो, इंटीग्रेट करो, तो तुमको मिलेगा पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। 0 to r में नहीं, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लगाएंगे। di की जगह क्या लिखेंगे, dm r स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन में बचा dm। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dm यानी सारे dm जमा कर लो। मुझे एक बात बताओ, रिंग के सारे dm तुम जमा कर लोगे तो तुमको रिंग का मास मिलेगा ना, पूरे रिंग का मास मिलेगा। तो पूरे रिंग का मास लेटर से कैपिटल M। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ रिंग, एंड व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। सभी को ध्यान में आया, क्लियर। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, mr स्क्वायर, मास इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो सेंटर से जानी चाहिए और रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये रिंग का प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन सेंटर से रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो ये डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन याद रखना है, डायरेक्ट बुक में दिया है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। हाँ, अगला डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, है ना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब डिस्क होता कैसे है, देखो सपोज ये एक डिस्क है ऐसा, ठीक है।
डिस्क का मास कितना है m, डिस्क का रेडियस कितना है r, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डिस्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एम है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ना उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अपन ने सेंटर पे एक छोटी सी रिंग कंसिडर करी, छोटी सी रिंग, उसके बाहर और बड़ी रिंग कंसिडर करी, ऐसी एक और बड़ी रिंग कंसिडर करी, रिंग और बड़ी बड़ी रिंग कंसिडर करते चले गए, यानी छोटे से रिंग से चालू किया और इंक्रीजिंग रेडियस की रिंग्स कंसिडर किए, कैसे इंक्रीजिंग रेडियस की रिंग्स, तो हमको डिस्क मिलेगा क्या, ध्यान से समझना है ना। रिंग एक के बाहर एक रखे अपन ने, रिंग्स, अंदर एक रिंग, उसके बाहर एक रिंग, उसके बाहर एक रिंग, उसके बाहर एक रिंग, उसके बाहर एक रिंग, ऐसे हम लोग रिंग्स रखते चले गए तो हमको डिस्क मिलता है ना, समझे। तो रिंग्स से ही क्या बनती है डिस्क, लेकिन कैसे रिंग से, इंक्रीजिंग रेडियस के। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक छोटी सी रिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है, छोटी सी रिंग, समझ में आया सबको, जिसका छोटा सा रेडियस रहेगा r और थिकनेस रहेगी dr, रिंग की थिकनेस कितनी है dr, ठीक है, ठीक है। ये एक रिंग दिख रहा है सबको, हाँ, रिंग कंसिडर किया जिसका रेडियस कितना है स्मॉल r और थिकनेस है dr। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा डिफाइन करेंगे। सिग्मा यानी क्या, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया कितना है बेटा इस डिस्क का, डिस्क का मास कितना है m, डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है। हमने ये मास पर यूनिट एरिया कंसिडर किया, यानी यूनिट एरिया का मास कितना सिग्मा, ठीक है, फॉर्मूला। अब लेट अस से dm इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग, ठीक है, dm इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग, है ना। कैपिटल A इज एरिया ऑफ रिंग, है ना। अब रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, रिंग का एरिया हमेशा सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, याद रखो फॉर्मूला। रिंग का एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। सरकमफेरेंस कितना है रिंग का 2 पाई r और थिकनेस कितना है dr, तो रिंग का एरिया कितना हो गया 2 पाई r dr। अब रिंग का एरिया क्यों निकाला, क्योंकि हमको पता है रिंग भी किससे बना है, डिस्क के मटेरियल से ही बना है, तो रिंग का भी सिग्मा वही रहेगा जो डिस्क का रहेगा। रिंग का मास कितना है dm और रिंग का एरिया a, तो ये हो गया dm अपॉन 2 पाई r dr। तो यहां से dm अगर इधर आ गया तो dm कितना हो गया 2 पाई सिग्मा r dr, ये पूरे के पूरे टर्म्स इधर चले गए, तो यहां से हमको मिल गया रिंग का मास। अब रिंग का मास मिल गया तो di ये हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, मास इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर, अभी पढ़ा हमने। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मास इनटू रिंग के रेडियस का स्क्वायर। ये जो छोटी सी रिंग है इसका मास कितना है dm और उसका रेडियस कितना है स्मॉल r, उसका स्क्वायर, ठीक है। dm कितना है 2 पाई सिग्मा r dr इंटू r स्क्वायर इंटू r कितना हो गया फिर 2 पाई सिग्मा r क्यूब dr। समझ में आया सबको, ये हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। मेरे को एक बात बताओ कि जो छोटी रिंग थी, सबसे पहली रिंग वो यहां थी जिसका रेडियस कितना था 0, और जो सबसे आखिरी डिस्क थी ये बाहरी डिस्क थी जिसका रेडियस कितना था r। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इंटीग्रेशन लगेगा उसकी लिमिट्स रहेंगी 0 टू r। 0 यानी सबसे अंदर के रिंग का रेडियस और
आर यानी सबसे बाहर की जो रिंग थी, जो सबसे लास्ट वाली रिंग रही होगी, उसका रेडियस। यानी हम लोग क्या करेंगे यहां पे 0 टू आर, डी आई की वैल्यू कितनी है 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर। 2 पाई सिग्मा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 0 टू आर आर क्यूब डी आर 2 पाई। बेटा सिग्मा की वैल्यू क्या निकाल के रखी थी हमने पहले, कैपिटल एम बाय पाई आर स्क्वायर, एंड आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है आर टू द पावर 4 है ना, आर टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट्स 0 टू आर, पाई और पाई कट गया, लिमिट सब्सटीट्यूट किए तो ट्वाइस एम अपॉन आर स्क्वायर आया, और इधर कैपिटल आर टू द पावर 4 अपॉन 4 आया, लोअर लिमिट 0 है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 1 जा 2 2 जा आर स्क्वायर, इसको कट करके तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला एम आर स्क्वायर बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना आया था एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, क्लियर। अब हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए या उसको अच्छे से समझने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट समझाए, है ना, वो कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं एक एक पॉइंट तुमको समझाऊंगा डेफिनेशन से। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द about its given axis is defined as the distance between the axis of rotation and a point, ये एक distance है, at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of the body about the same axis। ठीक है, ये एक distance है, ध्यान में रखना। मेरा सजेशन है लेक्चर पॉज करके पहले डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि फिर जब मैं समझाऊंगा तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां पे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान दो। सपोज ये एक रिजिड बॉडी है ना, ये ऐसी एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सपोज ये रिजिड बॉडी का मास कितना है m, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I, मास है m। अपन क्या किया ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे ही रखा, और ये जो पूरी बॉडी है ना इसको हटा दिया, और इसके जगह इतने ही मास का एक पॉइंट मास कंसिडर किया। ऐसा इमेजिन किया कि मास हट के एक छोटा सा पॉइंट बन गया है, पॉइंट मास बन गया है। ठीक है, अब मैं पॉइंट मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आजू बाजू घुमाऊंगा। ठीक है, लेकिन कहां रख के घुमाऊं मैं इसको, मेरे को एक ऐसे डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, एक ऐसे डिस्टेंस के पे रखना पड़ेगा कि जिसके आजू बाजू घूमने से, जिस डिस्टेंस को लेकर घूमने से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के आजू बाजू उस डिस्टेंस पे घूमने से हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, कितना मिलेगा एम के स्क्वायर, ये इस पहले वाले बॉडी के इक्वल होगा। यानी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उतना ही आना चाहिए जितना पहले था। ठीक है, लेकिन ये एक ही डिस्टेंस पे होगा ना, ऐसे कोई 3-4 डिस्टेंस मिलेंगे क्या के हमको, के वैल्यूज जो है, के जो वैल्यूज रहेंगे हमको क्या 3-4 मिलेंगे क्या, नहीं, के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, के की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू रहेंगी, जहां पे हमको कैपिटल एम रखने पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा एम के स्क्वायर, वो उतना ही मिलेगा जितना पहले था। बात समझ में आई क्या सबको? तो हमने किया क्या, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे ही रखा और पूरे बॉडी को हटा के उसको एक पॉइंट मास पे कंसंट्रेट कर डाला और उसको ऐसे डिस्टेंस पे रखा के जिसपे हमको उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला जितना
पहले था। तो इस k को हम लोग इस बॉडी का क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, चलो अब जो तुमने डेफिनेशन देखी वो अपन वापस पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट, याद रहे वो पॉइंट, at which whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of the body about the same axis। जितना पहले moment of inertia था उतना ही बाद में आना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन कैपिटल K से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो जो इसका SI यूनिट है ये मीटर ही आएगा, है ना। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट ऑफ आई kg इंटू मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला है शेप एंड साइज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और तीसरा है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। शेप एंड साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे या ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। सर ऐसा कैसे हो गया, k का फॉर्मूला जो आया था mk स्क्वायर की वैल्यू है i, तो k की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है √i/m। ठीक है सर, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ रहा है ना सर, तो आप बोले कैसे कि मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, k बॉडी के मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। रुको प्रूव करके बताता हूं। अगर हम बॉडी का मास डबल करते हैं, है ना, m अगर डबल होगा, ठीक है, तो उसी वक्त I भी डबल हो जाएगा। तुम जाकर नोट्स अगर लिखे होंगे या फिर लेक्चर को पीछे लेकर जाओ, मैंने पहले ही बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। तो मास अगर डबल होगा तो I भी डबल हो जाएगा। तो नया रेडियस ऑफ गायरेशन कितना रहेगा, I के जगह 2i और m के जगह 2m, 2 कैंसल, तो बचा √i/m, मतलब कि क्या, k, है ना। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ये मास पे डिपेंड नहीं करता। सभी को समझ में आया? ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट सिंपल था, है ना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग एंड डिस्क एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट। ठीक है, अब हमको m मास का रिंग भी लेना है, डिस्क भी लेना है, और दोनों की रेडियस r भी होनी चाहिए, है ना। समझ में आया? दोनों रिंग और डिस्क दोनों का मास कितना होना चाहिए, m, और दोनों की रेडियस कितनी होनी चाहिए, r। सो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग होता है mr², ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से लेटस से उसका रेडियस ऑफ गायरेशन kr है ना, k कैपिटल R कर देंगे तो mkr²। m कैंसल हुआ तो यहां से kr की वैल्यू जो आई वो r के इक्वल आई। ठीक है, अब डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है, mr²/2 है, ये हम लोगों ने डिराइव किया है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है वो है mkd²। लेट अस अज्यूम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mkd²। m कैंसल तो kd का वैल्यू कितना आया, r/√2। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.707 r होती है। तो यहां से हम लोग क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो kr है ये kd से ज्यादा है, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का ज्यादा है
एज कंपेयर टू डिस्क, है ना। तो ये कैसे समझा हमको, क्योंकि देखो रिंग का मास भी कितना था m, लेकिन रिंग का जो सारा मास है वो बाउंड्री पे ही है ना। ये जो m मास है सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इतने पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि रिंग तो अंदर से पोकड़ है, खाली है, हॉलो है। लेकिन डिस्क का वैसा नहीं है, डिस्क का मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये 0 से लेके r डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूट है। m मास जो है, यानी रिंग को मैं आधा काट दूं, इसका छोटा सा टुकड़ा लूं, तो इतने पार्ट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। समझ में आया सबको, क्लियर है। तो डिस्क के अंदर मास 0 से r तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग में सारा का सारा मास m सिर्फ सरकमफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए रिंग का k ज्यादा है, डिस्क का k कम है। इसीलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। और वैसे भी ये फॉर्मूले से समझ में आया, mr² बाई 2, यानी सेम मास सेम रेडियस की रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। सेम मास सेम रेडियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। ओके, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। अब हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल जाता है ना। तीसरा पॉइंट था, अपन ने लिखा था। ओके, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, है ना। तो अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते, तो इसके लिए हमारे पास में दो थ्योरम है। दो में से पहला कौन सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट सुनने के बाद में तुमको थोड़ा सा अजीब लगे, है ना, लेकिन पहले स्टेटमेंट लिख भी लेना तुमने लेक्चर पॉज करके, फिर मैं जब उसको समझाऊंगा तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस is the sum of its moment of inertia IC about its axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and product of, काय का प्रोडक्ट है, mass of object and the square of distance between the two axes, ठीक है। समझाता हूं, तुमने लेक्चर पॉज करके लिख लिया है स्टेटमेंट। ओके, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ना, रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इसके अबाउट अगर बॉडी रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, ये हमको पता है। यानी एक चीज हमको पता होना चाहिए, IC पता होना चाहिए। व्हाट इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज हमको पता होना चाहिए कैपिटल M, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। अब हमारा M क्या है, सपोज ये कोई पॉइंट है O, हमको ये O पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और एक चीज दिया है, ये दिया है ये H यानी क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अब क्योंकि दोनों एक्सिस कैसी है, पैरेलल, इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या गिर गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इक्वेशन क्या कहता है, पहले इक्वेशन लिख देता हूं फिर अपन उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन कहता है कि IO जो है, IO इट इज सम ऑफ, मतलब एडिशन, किस चीज का एडिशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC एंड दूसरा चीज क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कैपिटल M इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, H स्क्वायर। तो IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये अभी हम लोग प्रूव करने जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि जो IO है वो IC प्लस MH स्क्वायर है, ठीक है, समझा। चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। ये मैथमेटिकली मैंने इक्वेशन लिख दिया, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे एक डायग्राम बना लूंगा, ठीक है।
ये ऐसा एक हमारा रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये O, ये C, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है IO, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन IC, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक DM मास लेंगे सॉरी DM मास लेंगे। अब हमको दिया ये M, हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया DM मास को, ठीक है। DM मास अपन ने कैपिटल D ये पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट को हम लोगों ने बोला कैपिटल D, ठीक है। फिर हमने इसको भी जोड़ा OC को, OC डिस्टेंस कितना है H। अब हमने क्या किया ना, OC को आगे प्रोड्यूस किया और D से परपेंडिकुलर डाला। D से परपेंडिकुलर किस पे डाला, OC प्रोड्यूस्ड पे, शब्द यही दिया है अपने बुक में, OC प्रोड्यूस्ड, यानी OC को आगे किया और D से परपेंडिकुलर डाला और वो मिला N पे, ठीक है। और इसको भी जोड़ दिया, किसको, CD को। क्लियर, ये हो गया यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। क्लियर। अब सबसे पहला IC का फॉर्मूला, व्हाट इज IC, फॉर्मूला फॉर IC, इंटीग्रेशन मास कितना DM इंटू डिस्टेंस स्क्वायर CD स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। फिर हम लिखेंगे IO, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज IO, इंटीग्रेशन DM इंटू उसका डिस्टेंस कितना है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, OD स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, है ना। तो देखो कैसे लिखा, इंटीग्रेशन DM इंटू व्हाट इज OD स्क्वायर, व्हाट इज OD स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है। ON स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ON को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ON को कैसे लिख सकते हैं, OC प्लस CN होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, इंटीग्रेशन DM इंटू ब्रैकेट्स ओपन करो, ये OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को देखो, है ना, उस टर्म को देखो, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ये हो गया CD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो व्हाट इज IO, इंटीग्रेशन DM OC स्क्वायर 2OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो और OC के जगह क्या लिखेंगे अपन, H, OC के जगह क्या लिखेंगे H, ये OC, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना हम लोगों ने, इंटीग्रेशन OC प्लस CN, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हमने कोई मिस्टेक नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या आएगा, इंटीग्रेशन DM इंटू OC स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन DM इंटू OC स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 2 DM OC यानी क्या है बेटा H, यहां पे भी अपन ने H लिख लेना चाहिए था, है ना, इंटीग्रेशन DM इंटू H स्क्वायर, इंटीग्रेशन DM इंटू H इंटू CN प्लस इंटीग्रेशन DM इंटू CD स्क्वायर। क्लियर। चलो अब अपन लास्ट फेज की तरफ आ रहे हैं डेरिवेशन के। H कांस्टेंट है, H स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो IO इज इक्वल टू H स्क्वायर इंटीग्रेशन DM टू
H कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन में बचा dm इंटू सी एन प्लस इंटीग्रेशन dm इंटू सी डी स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm इंटू सी डी स्क्वायर कितना है बेटा, IC है, तो इसके जगह लिखा अपन ने IC, ठीक है, ये Cn है ना, Cn। तो देयरफॉर रीअरेंज किया टर्म्स को, IO इज इक्वल टू पहले लिखा IC, व्हाट इज इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dm यानी सारे dm जमा करना, सारे dm जमा करोगे तो तुमको पूरे ऑब्जेक्ट का मास मिलेगा, ऑब्जेक्ट का मास कितना है कैपिटल M, तो कैपिटल M h स्क्वायर प्लस बेटा ये जो टर्म है ना मास इंटू Cn, बेटा Cn जो है ये है और मास है dm, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास अबाउट C यानी क्या है सेंटर ऑफ मास, और इसका आंसर 0 आता है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है, हमको ये याद रखना है, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, ऑलवेज 0, ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये जेई नीट में एक्सपेक्टेड है, हमारे सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हमको डायरेक्ट लिखना है 0, तो यहां पे आ जाएगा ट्वाइस h इंटू 0, ये डायरेक्ट लिखना है हमको। तो फाइनली IO का वैल्यू कितना हो गया, IC प्लस mh स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, समझ में आया सबको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अगले थ्योरम की, विच इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अगेन पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे और फिर हम लोग इसके प्रूफ की बात करेंगे, ओके। हाँ, स्टेटमेंट पहले तुमको सुनने के बाद में थोड़ा देखने के बाद में और लिखने के बाद में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर बाद में समझ में आ जाएगा। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लैमिनार यानी टू डायमेंशनल, अबाउट एन एक्सिस z perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, all the three axes being concurrent। अगर तुम ये शब्द नहीं लिखते हो तो हो सकता है तुम्हारे को मार्क्स भी ना मिले, ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो अब ये एक प्लेन बॉडी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, ठीक है, तो मैं ये लैमिना ये शब्द यहां से हटा के यहां लिखता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, ठीक है। इनका बोलना है कि तुमको दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए, एक है ये और एक ये एक्सिस के अबाउट, है ना, बॉडी जब ऐसी घूम रही है और बॉडी जब ऐसी घूम रही है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग IX, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IY बोलेंगे। अब तुम देखो IX और IY जो एक्सिस है ये बॉडी के प्लेन में है ना, चलो तुमको समझाने का कोशिश करता हूं, है ना। ये अपना बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का सपोज ये लैमिनार बॉडी है, लैमिनार बॉडी है, ठीक है, सबको दिख रहा है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिखा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा IY, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है IX, IY और IX दोनों प्लेन में है, बॉडी का ये जो प्लेन है ये बॉडी का प्लेन है, इसमें ये एक्सिस है, ये एक्सिस भी इसी में है, ठीक है, और जो Z है वो ऐसी है, इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है, बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर, तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है IZ, ठीक है, और तीनों एक्सिस कैसी है, ऑल द थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट, मतलब तीनों का कॉमन पॉइंट ये है, ओरिजिन O यहां से शुरू हुई है, तीनों एक्सिस एक ही जगह से शुरू हुई है, आड़े टेढ़े जगह पे नहीं, अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं है, यानी x और y एक जगह पे और z कोई और जगह पे, ऐसा नहीं है, ठीक है, x y और z एक्सिस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकली हुई है, ठीक है, समझ में आया। तो मैथमेटिकली ये आएगा IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं कि IZ की जो वैल्यू है ये IX और IY की वैल्यू के इक्वल है, तो तुमको IX और IY अगर पता है तो तुम IZ निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं अपन। सपोज हम लोग यहां पे एक लैमिनार बॉडी कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको बोर्ड्स में भी, ठीक है। ये तीन एक्सिस बनाई हमने, X
वाई सेड, ठीक है। अब यहां पे अपन एक मास कंसिडर करेंगे dm और इसको बोलेंगे ओरिजिन O, है ना। लेट अस से ये dm मास p पॉइंट पे है और p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है। लेट अस से क्या है, x, y, ठीक है। अब हमने p पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पे, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है क्या परपेंडिकुलर, ये मिला m पे, ये मिला n पे। तुम कोई भी वर्ड दे सकते हो, कोई भी लेटर दे सकते हो, है ना। तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये डिस्टेंस हुआ y और ये डिस्टेंस हुआ x। याद रखो x कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस से डिस्टेंस होता है और y कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तुम अगर ये गलत लिखते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ओके, x कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस से डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। और सपोज ये डिस्टेंस है z, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ठीक है। ये x है तो ये भी x है, क्लियर। लिख लिया अपन ने, यहां पे ध्यान में आया। अब मैं यहां पे x की वैल्यू क्या लिखता हूं, इंटीग्रेशन dm y स्क्वायर आएगा, बच्चे x लिखते हैं यहां पे, है ना। उसका डिस्टेंस कितना है y, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix है वो कितना आएगा dm इंटू वाई स्क्वायर। सिमिलरली iy कितना आएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। और iz कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन dm इंटू जेड स्क्वायर आएगा, है ना। लेकिन तुम अगर ये ट्राइंगल देखो तो ये है x, ये है y 90 डिग्री में और ये है z, ये दिख नहीं रहा है, तुम 3D में इमेजिन करो, ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसको हम लोगों ने सेपरेट किया, इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आई वाई, इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आई एक्स। तो अगर इसको सही से लिखा दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको, डायग्राम समझ में आई थी सबको। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्लियर विद दिस, ओके ओके। सो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, है ना। एक बॉडी जब रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो अगेन लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी, है ना। ऐसा एक रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, है ना, रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये अपना रिजिड बॉडी है, ठीक है। हमको इस रिजिड रोटेटिंग बॉडी का हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो अगेन एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर m1 m2 m3 mn ऐसे मासेस कंसिडर करेंगे, है ना। ये मास है m1 m2 m3 एंड mn, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा r1, ये रहेगा r2, ये रहेगा r3 और ये रहेगा rn, है ना, rn, ठीक है। अब सबकी टेंजेंशियल वेलोसिटीज अलग अलग रहेगी। तो देखो टेंजेंशियल वेलोसिटीज कैसे मार्क किया, हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंट के डायरेक्शन में, यानी रेडियस को परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियस को परपेंडिकुलर। ये r1 है, इसको परपेंडिकुलर, ये v1, ये v2, ये v3, ये vn, है ना। सब ऐसे परपेंडिकुलर बनाए अपन ने, ठीक है। अब
हमको निकालना है इस रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगेन हमको ये पता है कि R1 जो है, सॉरी V1 जो है ये होता है R1 ओमेगा, V2 जो है ये है R2 ओमेगा, टिल Vn जो है ये है Rn ओमेगा। ओके, तुम वो लाइन लिख लेना कि भाई सभी के मासेस m1 m2 m3 है, मैं मेजर डेरिवेशन बता रहा हूँ, है ना। सबका मोमेंटम कितना रहेगा, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। v1 की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा m1 r1 ओमेगा, p2 की वैल्यू m2 v2 तो ये आ जाएगा m2 r2 ओमेगा। याद रखो यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं रखना है, ओमेगा ही रखना है, सभी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सिमिलरली p3 कितना रहेगा, m3 v3 तो इसका वैल्यू आएगा m3 r3 ओमेगा टिल pn इज इक्वल टू mn rn सॉरी mn vn तो ये आ जाएगा mn rn ओमेगा, ठीक है। अब सभी का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पढ़ा था हम लोगों ने, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, ठीक है। R क्रॉस P यानी क्या होता है, RP साइन थीटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड की बात करें अगर अपन, है ना, अगर अपन इसके मैग्नीट्यूड निकालें तो L का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, RP साइन थीटा। लेकिन R और P में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। R और P में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि V का डायरेक्शन, जो P का डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली V का डायरेक्शन होता है, और V और R1 में एंगल कितना है, 90। तो P और R में भी एंगल कितना रहेगा, 90। तो L की वैल्यू कितनी आएंगी, RP, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L1 इज इक्वल टू R1 P1 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली L2 इज R2 P2 तो ये आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा टिल Ln कितना आ जाएगा, Rn Pn दैट इज mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ये क्या निकाला हम लोगों ने, हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सभी एंगुलर मोमेंटम्स का एडिशन। सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू टोटल एंगुलर मोमेंटम में, L1 L2 Ln के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा टिल mn rn स्क्वायर ओमेगा। कॉमन निकला ओमेगा तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, I का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है। ये डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है। बॉडी को रोटेट करने के लिए या बॉडी में सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए हमको टॉर्क लगाना जरूरी है, ओके। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ता है ये देखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम अगेन एक रिजिड बॉडी है ना, ये रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है। लेट अस से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया, आए, ओके। तो सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा, तो ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए हमको कितना टॉर्क लगाना पड़ता है, इसका हमको डेरिवेशन देखना है। अगेन एज यूजुअल हम लोग अगेन बहुत सारे मासेस कंसीडर करेंगे, m1 m2 m3 mn, ठीक है। अब सभी को जोड़ देंगे हम लोग। ये डिस्टेंसेस को क्या कहा था हम लोगों ने, r1 r2 r3 rn, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सभी पे लगने वाले टेंजेंशियल फोर्सेस मार्क करेंगे, ओके। टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन होता है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है।
तो देखो ये रहेगा टेंजेंशियल फॉर F1 जो परपेंडिकुलर रहेगा R1 को, ये रहेगा F2 जो परपेंडिकुलर रहेगा R2 को, ये रहेगा F3 जो रहेगा परपेंडिकुलर R3 को, और ये रहेगा Fn जो परपेंडिकुलर रहेगा Rn को। ठीक है, क्लियर। अब डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। जो F1 है वो रहेगा m1 a1। व्हाट इज a1? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। a1 क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन तुमको पता है a1 जो रहेगा वो रहेगा r1 अल्फा, हर एक का अल्फा कॉमन रहेगा, है ना, हर एक पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही रहेगा। ओके, वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक पार्टिकल इस रोटेटिंग रिजिड बॉडी का पार्ट है, तो जो बॉडी का अल्फा वो हर पार्टिकल का अल्फा, ऐसा याद रखना। सिमिलरली F2 का वैल्यू कितना रहेगा? m2 a2 विच इज m2 r2 अल्फा टिल Fn का वैल्यू कितना रहेगा? mn an विच इज mn rn अल्फा। फॉर्मूला क्या है इसके यहाँ पे? a इज इक्वल टू r अल्फा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? RF साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, R1 और F1 में एंगल कितना है? 90। R2 F2 में 90, Rn Fn में 90, साइन 90 कितना? 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? RF। ठीक है, तो टॉर्क 1 कितना रहेगा? R1 F1। ओके, स्मॉल f1। तो ये F1 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन क्या बनता है? m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क R2 F2, तो कितना आ गया? m2 r2 स्क्वायर अल्फा टिल nth पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क Rn Fn विच इज mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब जो टोटल टॉर्क है वह सभी टॉर्क्स का क्या रहेगा? एडिशन रहेगा ना। सभी टॉर्क का क्या करना पड़ेगा? एडिशन। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 की वैल्यू, टॉर्क 1 की वैल्यू डाला m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 2 की m2 r2 स्क्वायर अल्फा टिल mn rn स्क्वायर अल्फा। कॉमन क्या निकला? अल्फा, है ना। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया? m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा टिल mn rn स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा कॉमन निकल गया बाहर। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा, और ये जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं i। तो टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। i क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? ठीक है, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्जर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क। यानी जब बाहर से लगने वाला टॉर्क बॉडी पे, एक आइसोलेटेड रोटेटिंग बॉडी पे जब बाहर से लगने वाला टॉर्क कितना हो जाता है? 0, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0 कांस्टेंट हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। जब टॉर्क की वैल्यू कितनी? 0, तो L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। याद रखना, है ना। जब बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाता है? 0, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है कांस्टेंट। क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आया था, उसमें था फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही आसान। हमको पता है टॉर्क जो है ये R क्रॉस F होता है। ओके, टॉर्क से नहीं, लीनियर मोमेंटम से चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P होता है। ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे डी एल बाई डी टी। तो अपने को डेरिवेटिव किसका लेना है? आर क्रॉस पी का। ठीक है, अब इसमें से कोई भी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो इसलिए कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे चेन रूल। तो वेक्टर डी एल बाई वेक्टर डी टी इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, ये हमारा पहला ब्रैकेट, फिर डी आर बाई डी टी क्रॉस वेक्टर पी। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, स्ट्रिक्टली कॉम्यूटेटिव होता है, तो पहले डी आर बाई डी टी लिखना पड़ेगा। याद रखो यहां पे पहले डी आर बाई डी टी आएगा, तुम चेंज नहीं कर सकते उसको, डी आर बाई डी टी को बाद में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां पे डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी पी बाई डी टी इज एफ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होता है? फोर्स, प्लस डी आर बाई डी टी इज वेक्टर वी क्रॉस पी इज एम वेक्टर वी, मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वेक्टर वी। ठीक है, अब डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ यानी क्या होता है? टॉर्क। अब एम बाहर हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट आया वी क्रॉस वी का, बट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहता है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, आई क्रॉस आई, आंसर क्या आता है? जीरो। तो मतलब इसका टर्म क्या हो गया? जीरो। तो यहां से हमको मिला कि वेक्टर डी एल बाई डी टी इज टॉर्क। ठीक है, अब व्हेन टॉर्क इज जीरो, है ना, टॉर्क की वैल्यू क्या है? जीरो, तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एल बाई डी टी इज ऑल्सो जीरो, है ना, डी एल बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो एल इसका मतलब क्या हुआ? एल इज कांस्टेंट, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सिंपल लिख सकते हैं एल इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? सभी को समझ में आया क्या ये? तो दिस वाज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगला जो इसके ऊपर का एग्जांपल समझाने जा रहा हूं उसके पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। एल का फॉर्मूला क्या है? आई ओमेगा। आई ओमेगा इज कांस्टेंट। देखो प्रूफ आया तो यही तक लिखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। आई ओमेगा इज कांस्टेंट, इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जब आई ज्यादा तब ओमेगा कम, जब आई कम तब ओमेगा ज्यादा। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो दोनों क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये तो सबको पता होगा मैथमेटिक्स में। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, अब देखो इसके दो एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब ये एग्जांपल है बैलेट डांसर का। ओके, बैलेट डांसर, आई होप तुमको दिख रहा होगा ये इसमें डायग्राम में, बट आई विल चेक इट आउट, है ना। ओके, तो ये बैलेट डांसर का एक एग्जांपल है, बैलेट डांसर। ओके, ये पॉइंट दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, बैलेट डांसर्स या बैलेट डांसर का। अब यहां पे देखो ये जो है दिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अब पहले केस में, है ना, पहले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से लेके तो यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से लेके तो यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई ज्यादा है, तो इस केस में आई ज्यादा है, ओमेगा कम है ना, एंगुलर वेलोसिटी इसका कम रहेगा। ये जो लड़की जो घूम रही है ये कम एंगुलर स्पीड यानी धीरे धीरे घूमेगी, क्योंकि इसका आई ज्यादा है ना। ओके, आई ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दूर तक है, यहां से लेके तो यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई ज्यादा है तो ओमेगा कम।
अब इस केस में क्या हो गया, आई कम हो गया क्योंकि उसने हाथ पास में लेकर आ गई, तो आई हो गया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, है ना, तो उसका ओमेगा बढ़ जाएगा क्योंकि बाहर से कोई इस लड़की को घुमा नहीं रहा है, तो टॉर्क जो है एक्सटर्नल टॉर्क ये क्या है, जीरो, और जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जीरो, तो एल जो होता है ये कांस्टेंट होता है, तो हम लोग लगा सकते हैं एल कांस्टेंट मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये लड़की जैसे ही हाथ पास में करेंगी ये फटाफट घूमेगी, इसकी स्पीड जो है रोटेशन का ओमेगा ये बढ़ जाएगा, और जैसे ही हाथ दूर करेगी इसका घूमने का स्पीड कम हो जाएगा। समझ में आई ये बैलेट डांसर का? ओके नेक्स्ट, है ना। अब ये नेक्स्ट में भी है ना, हम लोग यहां पे देखो एक 2 मिनट, इस क्लियर फिगर को थोड़ा क्लियर। ओके तो देखो यहां पे ये है जो एक स्विमिंग का कंपटीशन होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि एक इंसान एक हाइट से ये प्लंजर से ऐसा कूदता है ना, जंप करता है और वो नीचे गिरता है स्विमिंग टैंक में। ओके तो वो यहाँ पे फटाफट रोटेट करता है, ऐसा कैसे हुआ? ओके तो देखो यहाँ पे इसका जो मास है वो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे आई ज्यादा है, ओमेगा कम है, यानी रोटेशन ही नहीं है। अगेन यहां पे भी आई ज्यादा है, ओमेगा कम रहेगा। अब यहां पे देखो वो पास में आ गया, है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे देखो आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, यहां पे आई और कम हो गया, ओमेगा बहुत बढ़ जाएगा। अब ये फटाफट घूमना चालू होगा, ठीक है, समझा? जब तक वो हवा में है वो खुद को ऐसा पास में कर लेगा, पास में करने से क्या होगा ना, एकदम नजीक लेकर आ जाएगा, खुद को ऐसा सिकोड़ लेगा, तो उसकी वजह से आई कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से लगने वाला टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क आज भी जीरो है, उसको कोई रोटेट करा रहा है क्या? नहीं, तो एल क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, मतलब ओमेगा आई को कैसा रहना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे आई कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया, भगाभग रोटेट करेगा वो, फटाफट रोटेट करेगा वो, है ना, बहुत फास्ट रोटेट करेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी में एंटर करने वाला रहेगा यहां पे, तो वो खुद को खोल देगा, खोलेगा मतलब वो ऐसा ओपन अप हो जाएगा, ओके, उल्टे डायरेक्शन में, ओके सॉरी, उल्टे डायरेक्शन में ओपन अप हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में आई जो हो गया बढ़ गया, है ना, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, आई बढ़ गया, आई बढ़ गया यानी ओमेगा क्या हो गया? कम। अब उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, अब वो सीधा हो गया और सीधा नीचे जाएगा। तो सभी को ये एग्जांपल समझा? हाँ, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन केस ऑफ डाइविंग। डाइविंग, इस चीज को डाइविंग कहते हैं। ओके तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देयर एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब बढ़ते अपन नेक्स्ट पार्ट के तरफ, दैट इज रोलिंग मोशन, ठीक है। अब रोलिंग मोशन क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अब कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा चल रहा है तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब वो घसीटते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर जगह पे रोटेट कर रहा है, जगह पे घूम रहा है, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ये दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब ऐसा, यानी वो आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, यानी घूमते हुए वो आगे बढ़ रहा है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। तो व्हाट इज एक्चुअली रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज नथिंग बट ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन कंबाइंड, है ना। एक ही साथ में बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, मतलब आगे भी बढ़ रहा है, और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, वो घूम भी रहा है, घूमना आगे बढ़ना। सो दिस मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन, ठीक है। चलो अब रोलिंग मोशन के काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन की।
स्वाभाविक सा बात है, अभी तक हमको क्या पता था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम उसका मास है, वी उसका वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने डिराइव किया इसी बार में। लेकिन तुमको पता है हम आई के जगह एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला वी बाय आर होता है। हमने वन शॉट के इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। ओमेगा के जगह क्या लिखा, वी बाय आर, तो उसका स्क्वायर आ गया। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब वी नो दैट रोलिंग का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। कॉमन क्या निकला बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, जिसकी हाइट h है, ये जो इंक्लाइंड है इसका लेंथ है s और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से रोल करते आया, हाँ ये रोल करते आया और यहां आ गया। लेटस से यहां उसकी वेलोसिटी थी v। जब उसने मोशन शुरू किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। वो रोल करते करते आया है ना, वो नीचे जो आया वो रोल करते करते आया। तो हमको निकालना है कि इसका v कितना रहेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ओके सबसे पहले हम लोग है ना एक काम करेंगे, यहां पे साइन थीटा लिख देंगे। साइन थीटा कितना हो गया h बाई एस, है ना, ये काम में आएगा तो इसको लिख के रख देते हैं। ठीक है, अब लेटस से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, A पे जब पार्टिकल था तो उसके पास में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि वो रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0। तो A पे जो टोटल एनर्जी थी वो थी mgh, लेटस से m उसका मास है। ठीक है, वो रोल करते करते आया, नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, लेकिन क्योंकि उसमें स्पीड आती गई, वेलोसिटी आती गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली गई। तो जब वो बी पे पहुंचा तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, और वो भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो उसकी जो बी पे टोटल एनर्जी थी वो थी हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जो बी पे टोटल एनर्जी है वही ए पे टोटल एनर्जी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच, कैंसल, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला बना 2 इधर चला गया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पूरा इधर आ जाएगा। तो v का वैल्यू बना स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो,
सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क, नहीं एक काम करो पहले ये लिखो, हॉलो सिलेंडर या फिर रिंग, है ना, इसके लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 होता है। सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क, इसके लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 होता है। हॉलो स्फीयर, इसके लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3 होता है। और सॉलिड स्फीयर, इसके लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 होता है। इसके वैल्यूज कैसे आएंगे ये मैं आगे बताता हूँ, अभी तुम ये नोट डाउन कर लो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के वैल्यू। ओके, समझ में? और एज अ होमवर्क मुझे बताना कमेंट में कि भाई कौन सबसे पहले पहुंचेगा और कौन सबसे लास्ट में पहुंचेगा। ओके, हिंट है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, ये हिंट है। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा आएंगी, तुमको ये सब वैल्यूज डालने हैं k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के इस फॉर्मूले में और मुझे बताना है। ठीक है, तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अब दूसरा जो है वो है एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, है ना, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम। ओके, तो ये सेम डायग्राम हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब भी डिराइव किया, u तो 0 है, प्लस 2a। बेटा यहां से h यहां से s का वैल्यू कितना हुआ? s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। सब्सटीट्यूट किया, h अपॉन, अब a के जगह रखेंगे g, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है? g, है ना, साइन थीटा। 2gh सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सट्रीमली सॉरी अपन ने सब्सटीट्यूट गलत कर दिया, वहां पे a तो निकालना था ना, a के जगह g नहीं सब्सटीट्यूट करना है। ओके, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2a h अपॉन साइन थीटा। ये हटा दिया तो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah अपॉन साइन थीटा। 2 गया, h गया, साइन थीटा इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। रोलिंग डाउन, अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा रहेगा, कौन से बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा जब वो नीचे आएगी। वो 4 बॉडीज दिए थे मैंने, ओके, उसमें से। क्लियर विद दिस? तो ये 2 सिंपल डेरिवेशन थे, ध्यान में है सबको। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इन रोलिंग मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, इनका रेशियो कितना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर कैंसल, तो क्या बनता है इक्वेशन? 1:k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास में k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो एक काम करता हूं, मैं जो वैल्यूज लिख के रख देता हूं, ये ध्यान में रखो। रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए ये रेशियो कितना आएगा, है ना, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, तुम लिख लेना, ये चीज यहाँ लिख लेना। ठीक है, रेशियो कितना आएगा? 1:1:2। ठीक है, अब डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए रेशियो कितना आएगा? 1:1/2:1 प्लस 1/2 3/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2:1:3। ठीक है,
फिर हॉलोस्फीयर 1:2/3 1 + 2/3 5/3 3 से मल्टीप्लाई किया 3:2:5 एंड फाइनली सॉलिड स्फीयर 1:2/5 7/5 क्योंकि k²/r² उसका 2/5 है, लिखा के दिया था, 5 से मल्टीप्लाई किया 5:2:7। क्लियर? समझा सबको? ओके। नाउ ये टेबल दिया है हमारे बोर्ड्स के बुक में, वो टेबल के जो फॉर्मूलेज है मैं वो लिख के दे रहा हूं यहां पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? थिन रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? I = mr²। ठीक है, क्लियर? ये लिख लेना है, हेडिंग दे दो, डायग्राम बनाओ और फॉर्मूला लिखो। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट लिखो और फिर ये एक पेज पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। सेकंड, अबाउट डायमीटर। डायमीटर के लिए, रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ये आता है mr²/2। ये वैल्यूज याद रखना है, इसके डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट एनुलर रिंग है ये, है ना, या फिर थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। ओके, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 1/2 m r2² + r1²। ठीक है, एक बार देख लो, है ना, समझा सभी को? 1/2 m इसका मास है, ब्रैकेट में r2² + r1²। ये r2 बोले तो बाहर का रेडियस है और r1 बोले तो अंदर का रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म डिस्क सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का डिराइव किया था वही डिस्क, सॉलिड सिलेंडर डिस्क का डिराइव किया था जो डिस्क का वही सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्क का अबाउट डायमीटर, डिस्क के लिए डायमीटर वो आ जाएगा mr²/4। ओके, फॉर्मूलेज लिखते चल लो, है ना, हेडिंग दो, फॉर्मूले लिखते चलो। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर अबाउट सेंट्रल एक्सिस, है ना, सॉरी ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr²। अब मैं जो k²/r² के वैल्यू निकाल रहा था वो इस फॉर्मूले से निकाल रहा था, k = √I/m, I के ये वैल्यूज रखने हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर, इसका फॉर्मूला है 2/5 mr²। ओके, देन स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल जो थिक है, रेडियसेस अलग अलग है, बाहर की रेडियस है, बाहर की रेडियस r2, अंदर की रेडियस r1। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, देखो, I = 2/5 m ब्रैकेट में r2⁵ - r1⁵ अपॉन r2³ - r1³। ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, है ना, थोड़ा सा अजीब है तो इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा अच्छे से। याद कर लिया सभी ने? सही से लिख लो। ठीक है, रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। ओके, अपने बोर्ड्स लेवल पे इसके डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, अब यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट भी बोला है। ओके, मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर प्लेट है ऐसी, उसको सामने से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? रॉड ही दिखेगा ना। एक्चुअली ये प्लेट भी है जो अंदर घुसी हुई है ऐसी। ठीक है, सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा? रॉड। तो जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन अगर वन एंड बोला है, एक एंड से रोटेट हो रहा है ऐसा, यानी रॉड ये ऐसी घूम रही है, पिछले बार रॉड ये ऐसी बीच में से घूम रही थी, तो दूसरे बार रॉड ये यहां से रोटेट कर रही है ऐसी। ठीक है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/3। क्या है? ml²/3। ठीक है, चलो लास्ट के कुछ ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे, प्लेट के, सॉरी पैरेललोपाइपाइड के। ओके,
लेंथ है L, ब्रेथ है B, बीच में से गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से बीच में से, तो इसका फॉर्मूला आएगा m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, लेकिन m/12 लग रहा है क्योंकि दोनों साइड एक रॉड के जैसे बिहेव कर रही है। ये यहां से देखोगे तो एक L लेंथ का रॉड है, बाजू से देखोगे या फिर इस साइड से देखोगे तो एक B लेंथ का रॉड है, ठीक है। तो रॉड के लिए क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है, इधर से देखोगे तो mb स्क्वायर बाई 12, तो दोनों का एडिशन। देन सॉलिड कोन अगर है ना, सॉलिड कोन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr स्क्वायर, r उसका रेडियस है, m उसका मास है, 3/10 mr स्क्वायर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन, हॉलो कोन, हॉलो कोन के लिए 1/2 mr स्क्वायर, हॉलो कोन के लिए 1/2 mr स्क्वायर, सॉलिड कोन के लिए 3/10 mr स्क्वायर, ठीक है। ये जो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस, ये आ सकते हैं हमारे एमसीक्यू के सेक्शन में, तो ठीक है, अच्छे से याद करके जाओ, टेबल बना लो और इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन।